चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जो भी है। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 को डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि एग्जामिनेशन के लिए आपको इस रिवीजन की कॉन्क्रीटली फ्रूटफुली मदद हो। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम डायरेक्टली शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला यूनिट जिसका नाम क्या है बोलो? नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अरे ऐसा क्यों हो गया? वेट। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर डिस्कस करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप लोगों को पढ़ने हैं कुल मिला के कितने यूनिट्स? 9 यूनिट्स। तो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 9, इतना ज्यादा कंटेंट जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 6 जो है ये आपके ओल्ड सिलेबस का पार्ट है, और यूनिट नंबर 7 से लेकर के यूनिट नंबर 9 जो है वो आपके नए सिलेबस का पार्ट है। ये जो नया सिलेबस है ये कहां से डिराइव किया गया है? सीए इंटर से डिराइव किया है। और आज आपका जो डिस्कशन होगा वो होगा आपके ओल्ड सिलेबस के यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 3 का। डिटेल में डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन के एंगल से भी इस यूनिट का एक आइडिया आ जाए। तो चलिए, यूनिट नंबर 1 जो है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में अगर आप देखोगे, जो भी बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है अभी, तो उसको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल रेफर करना है फॉर दी पर्पज ऑफ रिवीजन। इंस्टीट्यूट ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है। एक रिवीजन चार्ट जो है आपके हर एक टॉपिक के बाद में प्रिंट करके दिए है, तो इसी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भी उसको रेफर कर पाओ और बाद में बच्चा जो भी यूट्यूब पे देख रहा है आप भी आसानी से, जब मेरे बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप भी उसकी प्रॉपर रिवीजन कर पाओ। तो यूनिट नंबर 1 जो है जिसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमको क्या पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है। अगर मान लो इस यूनिट के स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूंगा तो इस यूनिट के अंदर हमको क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमको बेसिकली समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते कैसे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं उसकी शुरुआत होती है किससे बोलो? ऑफर। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर इन डिटेल। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस। ऐसा क्यों? बिकॉज जब मैं बात करता हूं ऑफर और एक्सेप्टेंस, तो इसके बाद ये बन जाता है क्या बोलो? आपका एग्रीमेंट। सही बात है, ये रहा आपका एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी कमॉन एग्रीमेंट जो क्या है बोलो? एनफोर्सिएबल, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, वो क्या बन जाता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट। हमको इसी फॉर्मूला को डिटेल में डिस्कस करना है। तो पहला जो आपका पार्ट है दैट इज एग्रीमेंट, इसको डिस्कस करने के लिए हमने जानना है कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, और एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब ऑफर इस वर्ड को, इस टर्म को अगर समझना है तो उसके अंदर आपको बेसिकली इतने क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे या इतने पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ऑफर के अंदर पहली चीज आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर, और ऑफर को एक वैलिड ऑफर बोलने के लिए, लीगल ऑफर बोलने के लिए कौन कौन से इसेंशियल्स होते हैं। उसके बाद ऑफर के कुछ प्रकार आते हैं जिसके अंदर कुछ प्रकार जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद फिर देखना है इसेंशियल्स ऑफ द ऑफर, एंड उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर। तो ऑफर में बेसिकली आपको ये 4 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसके बाद अगर मैं एक्सेप्टेंस पे जंप करूंगा तो एक्सेप्टेंस में बस 2 ही क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक है व्हाट आर द लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस, और हाउ द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड।
उसके बाद उसके अंदर रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो रिवीजन के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। सही बात है। चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या बोलो, ऑफर। ऑफर को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं भाई और बहनों? दैट इज द प्रपोजल। हाँ कि ना? ऑफर को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, कम ऑन? प्रपोजल। तो प्रपोजल का मतलब क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हाट इज सिग्निफाइज? एक्सप्रेसेस टू अनदर। किसी एक पर्सन के मन में कोई इच्छा है, विलिंगनेस है, तो व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेसेस टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कुछ करने की इच्छा, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, व्हाट इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग? कुछ ना करने की इच्छा। जैसे मैंने कहा आई वांट टू सेल माय कार टू यू, दैट इज विलिंगनेस टू डू। मैंने कहा कि आप मेरे ऊपर केस फाइल ना करो, तो मेरी इच्छा क्या है? आपको कुछ करने से रोकना। तो कुछ करना या कुछ ना करने की इच्छा, when a person signifies expresses to another his willingness to do or abstain from doing anything whatever is in his माइंड। अब ये जो एक्सप्रेशन वो कर रहा है, वो कौन से एंगल से कर रहा है, कौन से इंटेंशन से कर रहा है? विद द व्यू टू ऑब्टेन दी असेंट। असेंट माने पॉजिटिव रिप्लाई लेने के एंगल से। तो उस एक्ट को या एब्स्टिनेंस को हम क्या नाम देते हैं? ऑफर। वापस एक बार, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent thereto, such act or abstinence is called as ऑफर। तो मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, मेरी कुछ इच्छा कुछ करने की या कुछ ना करने की एक्सप्रेस करी, उसको बोलते हैं ऑफर। नो, इस ऑफर के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स है, यानी कि आपको अगर सही ऑफर देना है तो कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें होनी चाहिए बताएंगे। क्या ऑफर हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के लिए देना चाहिए? अगर मान लो मेरी इच्छा ही नहीं है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि अगर मान लो मैंने कोई सोशल ऑफर दिया, तो बताएंगे क्या ये ऑफर सही है? जैसे कि हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाओ, मैं तुमको मूवी लेके जाऊंगा। अगर मान लो वाइफ ने खाना बनाया और हस्बैंड अगर मूवी लेके जाने से भूल गया, तो क्या वाइफ हस्बैंड के ऊपर उसको फांसी दे दो, ऐसे केस ठोक सकती है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ सोशल ऑफर। आपके पिताजी ने कहा तुम सीए बन जाओ, मैं तुमको मस्त एक चकाचक स्पोर्ट्स कार दिलवाऊंगा। बताएंगे क्या ये ऑफर सही है? नहीं, बिकॉज ये एक सोशल ऑफर है, इसमें लीगल रिलेशन बनाने का कोई इंटेंशन नहीं है। वहीं पे अगर मैंने आपसे कहा मैं आपको लॉ पढ़ाता हूं, आप मुझको फीस दीजिएगा, क्या हमारे बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? द आंसर इज यस। तो ऑफर हमेशा कैसा होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप बनाने के इंटेंशन से देना चाहिए, तभी एक ऑफर क्या होता है? वैलिड होता है। नंबर टू, कि ऑफर के टर्म्स सर्टन होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए, अनएम्बिग्यूअस, यानी कि जो समझ नहीं सकते ऐसे टर्म्स नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने कहा आई वांट टू सेल यू 100 किलो ऑफ ऑयल, तो कौन सा ऑयल? सर्टन है क्या? अनएम्बिग्यूअस है। हेयर ऑयल हो सकता है, एडिबल ऑयल हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल हो सकता है। तो ऑफर जब दूंगा तो स्पेसिफिक देना चाहिए, सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट करेगा तो वो एग्रीमेंट जो बनना चाहिए। तो अगर एग्रीमेंट बनाना है तो ऑफर क्या होना चाहिए? बोलो, सर्टन, डेफिनेट एंड अनएम्बिग्यूअस। बताएंगे ऑफर कम्युनिकेट भी होनी चाहिए। द आंसर इज यस। हमने केस स्टडी दिखा था, याद है आपको? क्या नाम है उसका कम्युनिकेट करने के लिए? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। उस केस में क्या हुआ था कि भैया गौरी दत्त ने एक ऑफर दिया था, लालमन शुक्ला को इस ऑफर के बारे में पता नहीं था, तो क्या वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। उसने उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाया। अब गौरी दत्त ने मीनवाइल एक रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था, जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा उसको उतना उतना रिवॉर्ड दूंगी। लेकिन क्या अभी लालमन शुक्ला उस रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए एंटाइटल है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ऑफर कभी लालमन शुक्ला को कम्युनिकेट नहीं हुई, इवन इफ ही एक्टेड लाइक एन ऑफर, लेकिन वो ऑफर उसके लिए नहीं है। ऑफर नहीं तो एक्सेप्टेंस भी नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो लालमन शुक्ला को किसी प्रकार का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट वन, इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन दी असेट। मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन कभी ऑफर नहीं होता है कि मेरे को है ना मेरी कार बेचने की है, क्या ये ऑफर है? नहीं, मैं कहूंगा मेरे को मेरी कार बेचनी है, क्या तुम खरीदी करोगे? ये होता है ऑफर। नेक्स्ट वन, क्या ऑफर कंडीशनल हो सकती है? क्या बात कर रहे हैं?
क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकता है? ऑफर कंडीशनल हो सकता है, मैंने कंडीशन लगाया आई विल सेल माय कार टू यू प्रोवाइडेड यू शुड पे मी बाय चेक ओनली। तो आपने मुझको गूगल पे किया, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपने मुझको कैश दिया, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मतलब मैं कंडीशन लगा सकता हूं, ऑफर जब दी जाएगी उसके अंदर कंडीशन हो सकता है। हाँ, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता। चलो बात बता दो, कंडीशनल एक्सेप्टेंस को क्या कहते हैं? वेरी गुड, काउंटर ऑफर कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद क्या ऑफर के अंदर ऐसी कोई टर्म होनी चाहिए जिसके नॉन कंप्लायंस पे मैं एक्सेप्टेंस मानूं? नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा आपसे कि मैं आपको हॉर्स बेचना चाहता हूं, तुमने अगर एक हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी हाँ है। फेल्थ हाउस वर्सेस बिंडले का केस स्टडी याद है आपको? एफ अंकल थे, आके ना, उसने क्या कहा कि आई विल परचेस योर हॉर्स, तुमने अगर कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी हाँ है। मीनवाइल उस नेफ्यू ने उस हॉर्स को किसी और को बेच दिया, तो क्या अंकल नेफ्यू पे केस फाइल कर सकते हैं? नहीं। उसके ऑफर में ये कंडीशन था क्या कि मैं अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा। तो ऑफर के अंदर ऐसी कोई टर्म नहीं हो सकती। हाँ, ऑफर कंडीशनल हो सकता है लेकिन उसके अंदर ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती है जिसके नॉन कंप्लायंस पे आप एक्सेप्टेंस मानो। एक्सेप्टेंस देना है कि नहीं देना है वो ऑफरी खुद सोचेगा। फ्री कंसेंट, यूनिट नंबर 3 याद है आपको? ऑफर एक्सेप्टेंस मस्ट बी फ्री। उस पे कोई कंडीशन नहीं हो सकता है, हाँ कि ना। नेक्स्ट वन, क्या ऑफर जनरल हो सकता है? जी हाँ, टाइप्स ऑफ ऑफर में देखेंगे। जनरल ऑफर मतलब क्या? जो पब्लिक एड लार्ज को दिया गया है। क्या ऑफर स्पेसिफिक हो सकता है? यस। क्या ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है, मतलब बोल करके या लिख करके? क्या ऑफर इंप्लाइड हो सकता है? इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी, जैसे कि आपने बस को रोका, आप चढ़ गए बस में, मतलब वो क्या है? इंप्लाइड ऑफर है। उसके बाद क्या ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से अलग है? डीमार्ट का एग्जांपल याद है आपको? चलो डिस्कस करते हैं। अगर मान लो आप किसी एक डीमार्ट में चले गए, डीमार्ट में जाने के बाद आपने वहां से कोई सामान पिक कर लिए, आपने वो ट्रॉली में डाल दिए, ट्रॉली लेके आप बिलिंग काउंटर पे आ गए। काउंटर वाला जो बंदा या बंदी है उसने आपको सर्टन गुड्स बेचने से मना कर दिया, बोले ये आपको बेचा नहीं जा सकता है। क्या वो काउंटर का पर्सन आपको कुछ गुड्स को बेचने से मना कर सकता है? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज आपने डीमार्ट को ऑफर दिया है कि इनविटेशन टू ऑफर दिया है? आपने दिया इनविटेशन टू ऑफर, मतलब आपने डीमार्ट को इनवाइट किया कि आइए मुझको ये गुड्स बेचने हैं, क्या आप मुझको ये गुड्स बेचोगे? ये ऑफर डीमार्ट देगा। मतलब डीमार्ट जो है, आप इनवाइट, डीमार्ट ने आपको इनवाइट किया है कि आप आइए हमको ऑफर दीजिए। तो डीमार्ट ने अगर आपको इनवाइट किया है तो आप उनको ऑफर दे रहे हो, एक्सेप्टेंस डीमार्ट करेगा या नहीं करेगा वो उसके ऊपर है। तो ऑफर जो है हमेशा इनविटेशन टू ऑफर से अलग हो सकता है, इसमें सवाल बन सकता है। तो इफ आई कंसिडर द इसेंशियल्स फॉर द वैलिड ऑफर, इसके अंदर अगर एग्जामिनेशन से कुछ इंपॉर्टेंट अगर हो सकता है तो ये पहला पॉइंट हो सकता है। नंबर 2, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3, ये टाइप्स के अंदर इंपॉर्टेंट है इसलिए इधर इधर इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। एंड नंबर 4, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। ये चार चीजें आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एग्जाम के पहले इनको बराबर रट के मतलब कि रिवाइज करके जाना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे पॉइंट्स पे सवाल नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन एज पर दी पास्ट ट्रेंड ये पॉइंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बताएंगे क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है बोलो? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर के कितने प्रकार है? तो पहला प्रकार कौन सा है बोलो? दैट इज दी जनरल ऑफर। व्हाट इज जनरल ऑफर? ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट ए लार्ज को दिया जाएगा। बताओ कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको उसका नॉलेज होना चाहिए। अगे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, जनरल ऑफर के अंदर क्या एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करना जरूरी है? द आंसर इज नो। तो एक्सेप्टेंस हो चुका है ऐसा हम लोग कब मानेंगे? जब ऑफर के अंदर दिए हुए कंडीशंस को कोई भी पर्सन पब्लिक से एक्सेप्ट फुलफिल कर लेगा तो एक्सेप्टेंस हो चुका है मानेंगे। केस स्टडी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। क्या हुआ था? मिसेस कार्लिल ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के स्मोक बॉल्स परचेज किए थे।
स्मोक बॉल कंपनी ने उन स्मोक बॉल्स को मार्केट करने के टाइम पे क्या बोला था कि इन स्मोक बॉल्स को आप कंज्यूम करिए, हमारे दिए हुए डायरेक्शन के हिसाब से प्रिंटेड डायरेक्शंस है, अगर आपने उसको कंज्यूम कर लिया तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर होगा तो हम आपको रिवॉर्ड करके पाउंड 100 दे देंगे। और इसके सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये भी लिख दिया कि हमने बैंक के अंदर 1000 पाउंड ऑलरेडी जमा करके रखे हैं ताकि लोगों को इस एड का सीरियसनेस समझे। मिसेस कार्लिल ने स्मोक बॉल लिए, कंज्यूम भी कर लिए, लेकिन उसके बाद भी इन्फ्लुएंजा हो गया। बताएंगे क्या मिसेस कार्लिल को पाउंड 100 का रिवॉर्ड मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? बिकॉज ये एक जनरल ऑफर था, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था, और उन्होंने प्रिंटेड डायरेक्शन के हिसाब से ही उन स्मोक बॉल्स को कंज्यूम किया था। तो कार्लिल वाज एंटाइटल्ड फॉर दी रिवॉर्ड, बट कंपनी ने डिनाई किया, क्या कहते हुए कि आपने जो एक्सेप्टेंस किया है वो एक्सेप्टेंस हमको कम्युनिकेट ही नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो आई विल नॉट पे यू एनीथिंग। तो क्या कंपनी का ये कहना सही है? द आंसर इज नो। कार्लिल जी ने जनरल ऑफर के कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, कंडीशंस को फुलफिल किया, मतलब एक्सेप्टेंस हो चुका है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, दोनों केसेस जो है वो यहां पे फिट बैठ सकते हैं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? हम पढ़ते हैं कि जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है, और लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या बोल सकते हैं? कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, बस उसको उसका क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। जनरल ऑफर क्लियर है? जनरल ऑफर को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, दो केस के फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। मार्क कर लिया इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट आपका क्या बोलो? स्पेसिफिक ऑफर। व्हाट इज जनरल ऑफर? ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। व्हाट इज स्पेसिफिक ऑफर? मेड टू डेफिनेट पर्सन या फिर क्लास ऑफ पर्सन। चलो मान लो मैंने अरमान को बोला आई वांट टू सेल माय कार टू यू, बताएंगे क्या ये जनरल ऑफर है कि स्पेसिफिक ऑफर है? बताएंगे एक्सेप्ट कौन करेगा? अरमान की कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ओनली अरमान एक्सेप्ट करेगा, हाँ कि ना? लेकिन अगर मैंने कहा कि सीए फाउंडेशन के May 25 के बच्चे, उनके लिए मैं ऑफर दे रहा हूं कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, कोई भी एक्सेप्ट करे, जनरल ऑफर है कि स्पेसिफिक ऑफर है? अरे जनरल ऑफर है। कितने लोगों को दिया मैंने? स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल। क्या इंटर May 25 के बच्चे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसी ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को नहीं दिया है वो जनरल नहीं, वो क्या मानी जाएगी? स्पेसिफिक। अच्छा एक्सेप्टेंस कौन देगा? अगर मैंने फाउंडेशन May 25 के बच्चों को ऑफर दिया है तो कोई भी फाउंडेशन May 25 में से उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, स्पेसिफिक ऑफर को। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका कौन सा बोलो? क्रॉस ऑफर। याद है आपको वो रामायण? रामायण में क्या हुआ था? यहां से एक एरो आ रहा था, यहां से एक एरो आ रहा है, मतलब दोनों लोग एक दूसरे को सिमिलर आइडेंटिकल ऑफर्स एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन क्या ये करने के टाइम पे उनको पता है कि दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं? जैसे मैंने अरमान को लेटर लिखा कि आई वांट टू सेल माय कार टू यू एट ₹2 लाख। अरमान ने मुझको भी लेटर लिखा कि सर आई वांट टू परचेस योर कार फॉर ₹2 लाख, लेकिन मैं नहीं जानता कि अरमान ने मुझको लेटर लिखा है और अरमान नहीं जानता कि मैंने अरमान को लेटर लिखा है, तो हमने एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज किया। यस, तो क्रॉस ऑफर में दोनों ऑफर क्या हो जाते हैं? लैप्स हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मुझको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो एक ऑफर को मुझको वैलिड मानना होगा। आई बात समझ में? अच्छा मैंने कहा अरमान को आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹2 लाख, अरमान ने मुझको लेटर लिखा आई वांट टू परचेस योर कार फॉर ₹1,50,000, क्या ये क्रॉस ऑफर है? कार हित का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने उसको दिया, उसने मुझको दिया, यहाँ पे कंडीशन आइडेंटिकल नहीं है। तो क्रॉस ऑफर में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या बोला आपका? आइडेंटिकल ऑफर। पहले के जमाने में इस पे सवाल पूछते थे, अभी पूछेंगे नहीं पूछेंगे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करके नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी रिवाइज किया है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, रिवीजन के लिए उसको थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट वन आएगा आपका काउंटर ऑफर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। व्हाट इज काउंटर ऑफर? जब मैंने अरमान को ऑफर दिया आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹2 लाख, अब ये पढ़ने के बाद उसने मुझको लेटर लिखा यस सर आई विल परचेस योर कार बट नॉट फॉर 2 लाख, 1,50,000 इज माय ऑफर। तो बताएंगे मुझको अरमान ने मुझको एक्सेप्टेंस दिया कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया? तो जब भी किसी ऑफर को कंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलता है वो ऑफर क्या बन जाता है?
काउंटर ऑफर बन जाता है, मतलब उसका ऑफर क्या बन जाएगा, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर लैप्स, और उसने जो मुझको ऑफर दिया वो प्रिवेल। काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है, लैप्स, और जो दूसरा ऑफर है वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। ओरिजिनल ऑफर क्या बन जाता है, ऑफरी, और ओरिजिनल ऑफरी क्या बन जाता है, ऑफरर। सही बात है। नेक्स्ट, उसके बाद है स्टैंडिंग ऑफर। व्हाट इज स्टैंडिंग ऑफर, ऐसा ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा जनरल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर है कि आई वांट टू सेल माय कार, हुएवर वांट्स टू परचेज द कार प्लीज रिप्लाई मी बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो उस मंथ के बाद कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, मंथ तक एक्सेप्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर। टाइप्स क्लियर है। टाइप्स के अंदर आपको इंपॉर्ट मार्क करना है जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर एंड काउंटर ऑफर। बताएंगे, ये पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए नीचे आते हैं, बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कहा गया कम्युनिकेशन, यस। तो बताएंगे मुझको ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा होता है, जब ऑफर किसके नॉलेज में आता है, ऑफरी के, यानी कि पर्सन टू हुम इट इज मेड। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आज मान लो ये मैं हूं, मेरी कार है, कार नहीं है, अरमान है इधर। आज मान लो मैं अरमान को एक ऑफर देता हूं कि आई वांट टू सेल माय कार टू यू, ठीक है, सेल माय कार टू यू। मैंने ऑफर दिया है ऑन 1 December 25, और ये ऑफर अरमान के पास पहुंचा है ऑन 10 December 25। मान लो मैंने लेटर लिखा है, अरमान ने वो लेटर खोल करके पढ़ा 15 December 25। तो आप मुझको बताएंगे ये ऑफर का कम्युनिकेशन मेरे लिए और अरमान के लिए कब पूरा हुआ, ऑन 10th की 15th। 10th को लेटर उसको मिल गया ना, देन यस, यहाँ पे वर्ड क्या है बच्चों, दैट इज दी नॉलेज ऑफ द पर्सन। तो उसके नॉलेज में कब आया, 15 को, उसने लेटर खोल करके पढ़ा उस दिन पे। तो आज हम कहेंगे कम्युनिकेशन ऑफ, क्या बोलो, ऑफर कब पूरा हुआ, ऑन 15 December 25, मेरे लिए भी और अरमान के लिए भी। सही बात है, यस। नेक्स्ट, ये होगी ऑफर की कहानी, खत्म। ओके, तो ऑफर के अंदर जो भी बातें डिस्कस करनी थी वो अपनी हो चुकी है। रिवोकेशन है वो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। रिवोकेशन की बातें, चलो रिवोकेशन भी साथ में कर लेते हैं। आई गेस मैं उसको एक्सेप्टेंस के साथ करने वाला था, लेकिन फिर चलो कर लेते हैं, आपने कहा तो कर लेंगे। तो रिवोकेशन ऑफ, क्या बोलो, ऑफर। तो आप मुझको बताएंगे ऑफर रिवोक कैसे होती है, उसके लिए कोई निमोनिक वगैरह बनाया था हमने। अच्छा बताओ क्या निमोनिक था, कमॉन जोर से बोलो, शांति से। माही नेवर टेक्स कैंडी ड्यूरिंग क्लास, इट्स इलीगल। जो भी बच्चे अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपके पास ये नेमोनिक नहीं है तो इसको कॉपी कर लो, ये आपको एग्जाम में बहुत काम करने देने वाला है। अगर होलसेल सवाल आया तो यू शुड बी एबल टू रिकॉल ऑल द आंसर्स। तो बताएंगे एम से क्या आएगा, मोड्स ऑफ रिवोकेशन। बताएंगे कैसे मोड्स ऑफ रिवोकेशन, कम ऑन। एम से क्या आएगा, एम से क्या आएगा, एम, यस कम ऑन, दैट इज दी। अगर मान लो आपके ऑफर के अंदर कोई मोड बोला हुआ है कि जिस मोड में आपको एक्सेप्ट करना है, अगर उस मोड में एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। यानी कि यू शुड एक्सेप्ट दैट ऑफर इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। अगर मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो यूजुअल मोड में आप एक्सेप्ट करेंगे। यूजुअल मोड में एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने कहा कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, आपने मुझको लेटर लिख करके एक्सेप्टेंस देना है। आपने मुझको ओरली एक्सेप्टेंस दिया, तो बताएंगे क्या ये एक्सेप्टेंस सही है, द आंसर इज नो। अगर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा तो आप यूजुअली मिल करके, फोन पे, लेटर लिख करके, किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस दे सकते हो। अगर आपने यूजुअल मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो आपका ऑफर लैप्स, गिवन मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो आपका ऑफर लैप्स। एन से क्या आएगा,
जोर से बोलो, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। यानी कि यहाँ पे ऑफरर एक्सप्रेस नोटिस ऑफ रिवोकेशन देगा किसको? ऑफरी को, कि मेरी ऑफर तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? रिवोक है, अब तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, आगे की बात पूछ रहा हूं मैं तुमको, बताएंगे ये रिवोकेशन जो नोटिस देके करना है वो ऑफरर कब तक कर सकता है? जब तक कि ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता है। मतलब अगर मान लो यहां पे अरमान 20 दिसंबर 25 को अपना एक्सेप्टेंस लिख करके मुझको भेजता है, तो मैं कब तक ऑफर रिवोक कर सकता हूं? अप टू 20 दिसंबर 25, क्योंकि यहां पे ऑफर एक्सेप्ट हुआ है। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि एक्सप्रेस नोटिस दे करके मैंने ऑफर रिवोक करनी है, तो वो 25 दिसंबर 25 तक ही कर सकता हूं, उसके बाद नहीं। बिकॉज एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो वो आपका एग्रीमेंट बन चुका है, और एग्रीमेंट को तोड़ना मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना। सही बात है। तो नेक्स्ट आएगा आपका, क्या बोलो, दैट इज द नोटिस ऑफ रिवोकेशन। टी से क्या आएगा? टाइम। अगर मान लो आपने प्रिस्क्राइब्ड टाइम में अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका ऑफर क्या हो जाएगा? रिवोक। सी से क्या आएगा? जोर से बोलो। अब कंडीशन में क्या आएगा? कम ऑन। अगर मान लो आपने नोट ऑफर में दिए गए कंडीशंस को नॉन फुलफिल किया, मींस व्हाट, कि मैंने तुमको ऑफर दिया, बोला कि मेरे को पेमेंट जो है वो चेक से ही चाहिए, और अगर आपने मेरे को कैश लेके दिया तो क्या आपने मैंने दिया हुआ कंडीशन फुलफिल किया? द आंसर इज नो। तो जिस कंडीशन में ऑफर दिया है वो कंडीशन ही आप फुलफिल नहीं करोगे तो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स। डी से क्या आएगा? डेथ ऑफ दी प्रोमिसर। अगर प्रोमिसर ही मर गया तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। सी से क्या आएगा? जो से बोलो, काउंटर ऑफर। बताएंगे काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर लैप्स, यस। एंड इलीगल का मतलब क्या होता है? सबसीक्वेंट इलीगैलिटी। हमने पढ़ा था कि अगर मान लो आज मैं जब ऑफर दे रहा हूं तब सही था, लेकिन बाद में जाकर के वो इलीगल हो गया, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, हमने यूनिट नंबर 4 के अंदर जो पढ़ा है। दैट इज कि अगर मान लो आज मैंने तुमको ऑफर दिया कि मैं तुमको गुटखा बेचूंगा, लेकिन जब परफॉर्म करने के पहले ही अगर गवर्नमेंट ने गुटखे पे बैन लगा दिया तो क्या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए लायबल हूं? नहीं। ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। तो ये रहा निमोनिक फॉर द रिवोकेशन ऑफ ऑफर। माही नेवर टेक्स कैंडी ड्यूरिंग द क्लास, इट्स इलीगल। सही बात है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे ऑफर की कहानी फिनिश हुई। हाँ, रिवोकेशन ऑफ अब वो ऑफर जो है इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इसमें होलसेल रिटेल दोनों सवाल बन सकते हैं, सबका सब इंपॉर्टेंट है। होलसेल सवाल आया तो ये निमोनिक याद करना है, रिटेल सवाल आया तो इंडिविजुअल पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ सकते बच्चों। चलिए, अब ऑफर हो गया, अब किसकी बात करते हैं? एक्सेप्टेंस। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? जिसको हम ऑफर देते हैं, व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज गिवन मेड सिग्निफाइज। व्हाट इज सिग्निफाइज? एक्सप्रेस। क्या? असेंट देयर टू। असेंट मतलब पॉजिटिव रिप्लाई। जिसको ऑफर दिया है वो अपनी पॉजिटिव रिप्लाई अगर ऑफरर को देगा तो उस ऑफर को हम क्या मानेंगे? एक्सेप्टेड। और वंस इट इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स द प्रॉमिस। तो एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट द पॉजिटिव रिप्लाई बाय अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज गिवन। मैंने अरमान को ऑफर दिया है तो एक्सेप्टेंस किसने देना चाहिए? अरमान। मैंने जनरल ऑफर दिया तो कौन देगा एक्सेप्टेंस? कोई भी दे सकता है जिसको उसका नॉलेज। एक्सेप्टेंस क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट आर द लीगल रूल्स? कौन एक्सेप्टेंस देगा? वही देगा जिसको ऑफर दिया हुआ है। बताएंगे एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकता है क्या? ऑफर कंडीशनल हो सकता है, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। जिस तरीके से बोला है वही उसी तरीके से एक्सेप्ट करने का। अगर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दोगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? कम ऑन, काउंटर ऑफर। बताएंगे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना भी बहुत जरूरी है। यस, कोई केस स्टडी है कोल वाला? कोल वाला कुछ केस स्टडी है? ब्रोजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, याद है केस स्टडी? क्या हुआ था? ब्रोजन नाम का एक कोल सप्लायर था, उसने मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को ऑफर दिया कि मैं आपको कोल सप्लाई करना चाहता हूं। उसके मैनेजर ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसको कहां पे रखा? ड्रॉवर में रख के भूल गया। तो क्या उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ? लेकिन उसने एक्सेप्टेंस जो किया है। अब कंपनी जब एक्सेप्ट कर रही है तो ब्रोजन को कम्युनिकेट होना चाहिए। मीनवाइल कंपनी ने अगर वो एक्सेप्टेंस किसी और, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया, तो बताएंगे क्या इन दैट केस ब्रोजन कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है?
नहीं, वाई? बिकॉज भले ही कंपनी ने एक्सेप्टेंस दिया है लेकिन उसको ऑफरर को कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो कम्युनिकेट नहीं किया तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है और एग्रीमेंट नहीं बना। एग्रीमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो इनफोर्सेबिलिटी नहीं। तो एक्सेप्टेंस मस्ट भी क्या बोलो, कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट वन बताएंगे, एक्सेप्टेंस उसी मोड में होना चाहिए जिस मोड में प्रिस्क्राइब किया है। अगर प्रिस्क्राइब मोड नहीं है तो यूजुअल मोड में। क्या मियर साइलेंस एक्सेप्टेंस होता है? द आंसर इज नो। लेकिन कब हम कहेंगे कि एक्सेप्टेंस साइलेंस एक्सेप्टेंस है? हम कब कहेंगे कि आपका साइलेंस एक्सेप्टेंस है? वो फ्रॉड की बातें मत बताना यहाँ पे, ड्यूटी टू स्पीक, अमाउंट इक्विवेलेंट टू स्पीच। साइलेंस एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? ऑफरर ने बताया, क्या बताया? साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है, इसकी कोई एक्सेप्शन है ही नहीं ना, लाइक ढूंढ रहे। साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। इट मस्ट बी गिवन एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली। इंप्लाइडली दिया जा सकता है, मतलब कुछ एक्टिविटी करनी है, हाँ कि ना। साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। एंड लास्ट वन क्या बोलो, इट कैन बी गिवन बाय द कंडक्ट, यानी कि इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। जैसे आप डीमार्ट का एग्जांपल ले लो, आपने उसको वो ऑफर दिया, उसने बिलिंग करके दे दिया, मतलब आपने कुछ बातचीत करी क्या? नहीं, इंप्लाइडली कंडक्ट से ही ऑफर एक्सेप्टेंस हो चुका है। सही बात है। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? इसके अंदर आप पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये मस्ट बी कम्युनिकेट वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और चलो दो ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रिवीजन पर्पस के लिए इतने दो इंपॉर्टेंट है, मार्क करना इंपॉर्टेंट है। हो गया? अरे हो गया क्या? चलिए एक्सेप्टेंस हो गया। बताइए मुझको, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जो है वो कब होगा? अब जब मैं बात करता हूं एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की, तो वो दो लोगों के लिए अलग अलग दिन पे होता है, हाँ कि ना? चलिए डिस्कस करते हैं, इसको निकाल देता हूं थोड़ा मैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने बोला कि 20 तारीख को अरमान ने एक्सेप्ट किया और ये लेटर उसने मुझको भेजा। लेटर जो है वो मेरे पास पहुंचा है ऑन 25 ऑफ दिसंबर 25। ये बड़ा बंद कर दे, उसको अभी दिवाली शुरू हो उसका। चलिए, तो 20 तारीख को उसने एक्सेप्टेंस लिखा और मुझको भेजा, मेरे पास कब आया? 25 तारीख को। इमेजिन करो उसी दिन पे मैंने उसको खोल करके पढ़ भी लिया फॉर से। तो आप मुझको बताएंगे मेरे लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कौन से दिन पे पूरा हुआ? गलत हुआ ना, कान के नीचे कंटाप दूंगा। वेरी गुड, मेरे लिए वो पूरा हुआ 20 दिसंबर 25। कोई बताएगा मुझको व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? क्यों, ऐसा क्यों? मेरे लिए एक्सेप्टेंस उसी दिन पूरा हो चुका है जिस दिन में ऑफरी ने लिख करके मुझको भेजा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इस दिन के बाद में ऑफर रिवोक नहीं कर सकता रे नालायको। क्या सिंपल आंसर था, दादा मजाक खराब कर देता। अरे इस दिन के बाद में ऑफर रिवोक नहीं कर सकता, तो मेरे लिए उसी दिन पे एक्सेप्टेंस हो चुका है, एग्रीमेंट उसी दिन पे बन चुका है मेरा, जिस दिन पे उसने लिख करके भेजा, हाँ कि ना? और अरमान के लिए जिस दिन वो मुझको मिलेगा, ऐसा क्यों? बिकॉज इस दिन के पहले अरमान अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, तो मैं कब तक रिवोक करूंगा? जब तक उसको पता नहीं चलेगा। तो उसको जब पता चलेगा तब मेरे लिए एक्सेप्टेंस पूरा हुआ ना, समझे कि नहीं? नहीं समझे? अभी पोगो दिखाने लगा, पक्का पोगो देखो ना लाइक। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे ये सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट डाल दूंगा लिंक के अंदर। किसी को कंफ्यूजन है इसके अंदर तो डिटेल में वीडियो देखेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मजे लूटो। हाँ जी, यहां तक सारी बातें क्लियर है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्लियर है, हाँ कि ना? ओके चलिए, अब बात करते हैं रिवोकेशन की। चलिए, हमने रिवोकेशन ऑफ ऑफर के मोड्स देखे। अब बात करते हैं प्रपोजल, यानी कि ऑफर रिवोक कब होगा? कब होगा? बिफोर एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफरी। उसको उल्टे भाषा में बोलूं क्या? जब तक कि एक्सेप्टेंस
ऑफरर के लिए कंप्लीट नहीं होता तब तक ऑफरर अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। समझे? नहीं समझे क्या करना है आपको पता है? सेम लाइक एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? जब तक कि वो लेटर किसको नहीं मिलता है? ऑफरर को। उल्टी भाषा में बोलूंगा तो एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड टिल द टाइम द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीट फॉर द ऑफरिंग। जय माता दी। कंफ्यूजन हो रहा है तो वो पहला वाला याद कर लो, ठीक है, कि जब तक कि वो ऑफरर को नहीं मिलता है। समझे? ऑनलाइन बच्चे अगर डाउट है तो कमेंट में डाल दो भाई कि मेरे को डाउट है, एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी, चलिए। अभी वो फास्टैग के अंदर इतना डिटेल में डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो समझा ना रे। चलिए बच्चों, तो हमने क्या देखा? ऑफर देखा, आके ना। फिर क्या देखा? कमॉन, एक्सेप्टेंस। फिर क्या बन गया? कमॉन, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जो है क्या होता है? अगर वो एनफोर्सिएबल है बाय लॉ तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट। चलो एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सिएबल बाय लॉ? एनफोर्सेबल मतलब कि लॉ उसको बैकअप देता है। लॉ बोलता है कि पार्टीज एक दूसरे के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं। मान लो मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको गाड़ी बेचने वाला हूं, आपने एक्सेप्ट किया। अगर मान लो मैंने आपको गाड़ी नहीं बेचा, क्या तुम मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हो? जी हाँ, एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैंने तुमको बोला कहानी के सारे पत्र काल्पनिक, ऑनलाइन पत्र काल्पनिक है। मैंने तुमको बोला कि मैं तुमको चरस अफीम गांजा बेचूंगा, क्या ये ऑफर है? अरे ऑफर है, तुमने एक्सेप्ट भी किया तो एक्सेप्टेंस से एग्रीमेंट हुआ, हाँ कि ना? अब मान लो मैंने तुमको अफीम नहीं बेचा ड्यू डेट पे, तुम क्या मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हो? क्यों नहीं? देखो लॉ इन्फोर्स नहीं करता है ना। तुम चले गए ना, उल्टा जस्सा बोलेगा हिला दिया हाथ गया, हाँ कि ना? तो इसका मतलब यह है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? देखो, कैन आई राइट डाउन लाइक दिस? बिकॉज सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बिकॉज सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। लेकिन क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी एग्रीमेंट है? अरे एग्रीमेंट है इसीलिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। एग्जाम में एक बार एक्सप्लेन करने के लिए पूछा हुआ था। अभी पूछेंगे नहीं पूछेंगे डाउट है थोड़ा सा, लेकिन पहले पूछते थे 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए। क्या ही एक्सप्लेन करोगे? 2-3 एग्जाम्पल ठोक दो, हो जाएगा आपका काम। अगर आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। चलिए, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो समझे हम लोग। अब बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बनाना है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से इसेंशियल्स होने चाहिए? द लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट फ्रॉम योर यूनिट नंबर 1 बताएंगे। क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 पार्टी होनी चाहिए? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। बैलफोर वर्सेस बैलफोर याद है? बैलफोर वर्सेस बैलफोर याद है क्या? मिसेस बैलफोर, मिस्टर बैलफोर। मिस्टर बैलफोर जो थे वो किसी बाहर के कंट्री में काम कर रहे थे। मिसेस बैलफोर श्रीलंका की थी। उन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं तुमको क्या करूंगा, महीने के महीने में इतने पैसे ट्रांसफर करूंगा। लेकिन बाद में उसने ट्रांसफर करना बंद कर दिया। पता हो सकता है मिस्टर बैलफोर को कोई मिला हो उधर, तो उन्हें अपनी बीवी को पैसा ट्रांसफर करना भूल गए। बताएंगे क्या मिसेस बैलफोर मिस्टर बैलफोर पे केस फाइल कर सकती है? नहीं। वाई? बिकॉज इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। तो सोशल एग्रीमेंट का कभी क्या नहीं हो सकता है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। सोशल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन, क्या सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जानी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है? अगर मान लो मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो वो ओरली कॉन्ट्रैक्ट हो कि राइटिंग में हो? अच्छा, राइटिंग में बना दिया, रजिस्टर ही नहीं किया, चलेगा? नहीं, प्रॉपर्टी बेचने का अगर एग्रीमेंट है तो वो राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है उस नेचर के अनुसार जो उसके फॉर्मेलिटीज होने चाहिए वो सब पूरे हो जाने चाहिए। अब हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करना जरूरी है? अरे नहीं करना जरूरी है। तो जो जैसा नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है उस नेचर का फॉर्मेलिटी पूरा कर लो, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होता है। क्या बताएंगे? मीनिंग सर्टन होना चाहिए, 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल। नेक्स्ट वन, क्या कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए? कोई बंदा मर गया, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं तुमको जिंदा कर दूंगा, है? पॉसिबल भी तो होना चाहिए ना। मैं तुमको पैसे देता हूं 5 करोड़ रुपए, 2 दिन में अरेबियन सी जो है स्विमिंग करके आ जाने का, पॉसिबल है क्या? तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो एनफोर्सिबल नहीं है। हाँ, लेकिन सेक्शन नंबर 10 में कुछ बातें बताइए जो जरूरी है, जिसको हम यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं।
पहला है आपका क्या बोलो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब एक ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फ्री कंसेंट होना चाहिए, यूनिट नंबर 3। कैपेसिटीज ऑफ पार्टी, यूनिट नंबर 3। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3। इसको यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यूनिट नंबर 3 में क्या करेंगे फिर, अगर यहाँ डिस्कस कर लिए तो आके ना, तो इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, यूनिट नंबर 3 में डिस्कस कर लेंगे। चलिए आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बोलो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर सेक्शन 10 के सारे इसेंशियल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई और बहनों, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। थोड़ा समझेंगे व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। गुटके वाला एग्जांपल लेके आते हैं। मान लो यहां पे मैं हूं और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे दर्शन। ये दर्शन कौन है एक बंदा। मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया आज ऑन 1st ऑफ December 25 कि मैं तुमको बेचूंगा, सेल क्या, कम ऑन, गुटखा। डिलीवरी मैं आपको दूंगा 10th ऑफ December 25। इस दिन पे क्या होनी है बोलो, उसकी डिलीवरी होनी है। एग्री कर लिया हमने। लेकिन 5th ऑफ December 25 को गवर्नमेंट ने गुटके पे क्या कर दिया, लगा दिया बैन। आज से गुटका कोई बेचेगा नहीं, कोई खरीद नहीं करेगा। विल आई बी एबल टू सेल द गुटका ऑन 10th ऑफ December? मैंने उसको नहीं बेचा, दर्शन मेरे ऊपर केस फाइल कर रहे हैं कि सर आपने गुटखा नहीं बेचा, कोर्ट में चला गया, जैसा आप क्या बोलेंगे, हिला दिया गया। बिकॉज पहले जब कॉन्ट्रैक्ट बना था, सुनिए बात को शांति से, तब कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कम ऑन, एनफोर्सिएबल। आज क्या है, आज क्या है, तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पहले एनफोर्सिएबल होता है, ड्यू टू सर्टन सिचुएशन इट बिकम्स अनएनफोर्सिएबल। तो जब से वो अनएनफोर्सिएबल होता है, तब से वो वॉइड बन जाता है। तो बताएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट कब से वॉइड बन गया, फ्रॉम 5th ऑफ December। तब तक वो सही था। और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता, एनफोर्स नहीं कर सकता। स्पेसिफिकली क्या बन जाएगा बच्चों, वॉइड बन जाएगा। एनी डाउट सो फार भाई और बहनों, एनी डाउट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है आपका चाहता वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहता हूं, आपके दिमाग के सामने कौन आता है, देखेंगे उसको, वीडियो नहीं देखना हमको अभी, जैसे हमने बैच में देखा था, बस उसका चेहरा देखते हैं। जयकांत चिकरे, जय हो। अरे ओ बुढ़े, तेरा फैमिली बड़ा है, बाहर मेरा ट्रक खड़ा है, चौथे पे चौथा चलता ही जाएगा। कातिल तू है, मैं बस जरिया हूं। माना कि ट्रक मेरा था, लेकिन एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है, हमेशा आप मेरे ऊपर ही बिल क्यों फाड़ते हो। ये डायलॉग है किसके, जयकांत शिकरे। क्यों मारा ये डायलॉग उसने, जयकांत शिकरे बेसिकली ओल्ड मैन की प्रॉपर्टी परचेस करना चाहता है, बार बार बोलने के बाद भी मना कर दिया। ये घर शांति की यादें है, मेरा पप्पू इसी घर में पला बड़ा। अरे देख पप्पू पास हो गया, मतलब जयकांत शिकरे ने पप्पू को मार दिया, मतलब उसको धमकाया कि देख अगर तू मेरे को एक घर नहीं बेचेगा तो मैं तेरे सारे फैमिली को मार दूंगा, तेरा फैमिली, बाहर मेरा ट्रक, चौथे पे चौथा। अब ये सुनकर के क्या बूढ़े बाबा ने साइन किया, इसका मतलब, इसका मतलब बूढ़े बाबा के ऊपर जयकांत शिकरे ने कोअर्शन एम्प्लॉय किया, हाँ कि ना। अब बूढ़े बाबा के पास दो ऑप्शन है। बूढ़े बाबा बोलेंगे वैसे भी मेरे घर पे पप्पू नहीं रहा, तो इतना बड़ा घर लेके मैं क्या करूंगा। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान करके जयकांत शिकरे को बेच देंगे। या फिर बोलेंगे ये मेरा घर शांति की यादें, इसी घर में पप्पू पला बड़ा, ये घर मेरे पास ही होना चाहिए। दूसरे दिन कोर्ट में जाएगा और बोलेगा जज साहब मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो लगता है कि मैंने अपने मन से किया है। बिकॉज कोई भी पर्सन किसी भी कागज को देख करके क्या समझेगा, दोनों पार्टी का साइन है मतलब सही है सब कुछ, लेकिन मेरा जो साइन लिया ना जज साहब, ये मेरे को डरा के लिया है, प्लीज जज साहब मुझको मेरी प्रॉपर्टी वापस दे दो। मींस द ओल्ड मैन वांटेड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट।
अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए एनफोर्सिएबल है? ओल्ड मैन, he can enforce it, no? He can enforce the performance or he can cancel the contract. Means the contract is enforceable at the option of one party but not at the option of the other. उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम देते भाई और बहनों? voidable contract. बात समझे? A contract which is enforceable at the option of one or more party. हमारे एग्जांपल में किसके लिए enforceable है? ओल्ड मैन. किसके लिए इन्फोर्सेबल नहीं है? जयकांत शिकरे, जय हो, उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है? अगेन फ्री कंसेंट में इसको डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो क्या होते हैं बोलो? फॉरबिडन बाय लॉ होते हैं. बेसिकली इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. बिकॉज जो एग्रीमेंट इलीगल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनती नहीं. कॉन्ट्रैक्ट कभी इलीगल नहीं होते. कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम वॉइड हो सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम वॉइड हो सकता है. कैसे? पहले इन्फोर्सेबल होंगे, फिर कुछ हो गया, फिर वो अनइन्फोर्सेबल. कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इलीगल नहीं हो सकते. क्यों? बिकॉज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट इलीगल होना चाहिए, और जो एग्रीमेंट इलीगल होते हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनती ही नहीं. तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नाम का कोई चीज नहीं होता है, इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं. आप जब मेन बुक में जाके देखोगे वहां पे इलीगल एग्रीमेंट दिखेगा आपको, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखेगा. हाँ कि ना? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा आप क्या बोलो? अनएनफोर्सेबल. व्हाट इज अनएनफोर्सेबल? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से अनएनफोर्सेबल है. वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट ही है. एग्जांपल के तौर पे आज मान लो मैंने और आपने मिलके प्रॉपर्टी खरीदी करने का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया. मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, आप खरीदी करेंगे, लेकिन हमने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की है. तो वेदर दिस एग्रीमेंट इज वैलिड? नहीं, अनएनफोर्सेबल. वैसे कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैं भी सही तुम भी सही, राइटिंग में किया, लेकिन इसका स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया, तो क्या एग्रीमेंट लीगल है? लीगल मतलब एनफोर्सिएबल है? नहीं. बिकॉज जब तक स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करोगे तब तक एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कहां होता है, और अनरजिस्टर्ड सेल डीड कभी भी वैलिड नहीं होता है, एनफोर्सिएबल नहीं होता है. भाई और बहनों बताएंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है? नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. पहला कौन सा? एक्सप्रेस बाय यूजिंग वर्ड्स स्पोकन और बाय वर्ड्स रिटन. इंप्लाइड मतलब बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? ये आगे आने वाला है यूनिट नंबर 6 के अंदर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओहो क्या हो गया ये तो. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. मतलब क्या? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कौन बनाता है? लॉ बनाता है. इनके लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रियलिटी में नहीं होते हैं, लेकिन लॉ उसको बनाता है. जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी कर रहा था, मेरा मोबाइल गिर गया, वॉलेट गिर गया, किसने उसको ढूंढा? बताएंगे वेदर दैट पर्सन इज लाइबल टू ब्रिंग दैट मोबाइल वॉलेट बैक टू मी, और वेदर ही शुड टेक अ रीजनेबल स्टेप्स टू गेट दैट वॉलेट एंड मोबाइल बैक टू मी. अगर वो नहीं करेगा और उसने अगर वो मोबाइल और वॉलेट एंजॉय कर लिया और मैंने ये देखा, तो क्या मैं उस पर केस फाइल कर सकता हूं? तो हमारे बीच में जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट हुए हैं वो हमने कॉन्ट्रैक्ट बना करके नहीं बनाए हैं, वो तो कैसे बन चुके हैं? बाय लॉ बन चुके हैं. बिकॉज लीगली ही इज लाइबल टू गिव दैट मोबाइल एंड वॉलेट बैक टू मी. सही बात है. एंड व्हाट इज ई कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पे बनते हैं, अमेजोन पे शॉपिंग कर लोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. उसके बाद आएगा आपका ऑन द बेस ऑफ एग्जीक्यूशन. व्हाट इज एग्जीक्यूटेड? जहां पे दोनों पार्टीज ने अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा किया है. व्हाट इज एग्जीक्यूटरी? जहां पे एक पार्टी ने परफॉर्म किया है, एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया है, या फिर दोनों पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया है, उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी. यूनिलैटरल मतलब एक पार्टी ने परफॉर्म किया है, एक पार्टी ने नहीं किया है. व्हाट इज बायलैटरल? जहां पे दोनों पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया है. अगर एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा यहां से, तो अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को इंपॉर्टेंट मत करना और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को इंपॉर्टेंट मत करना, बिकॉज वो फ्री कंसेंट में आता है. बाकी इसके अंदर कुछ पूछेंगे मेरे को नहीं लगता है. और टाइप्स बताओ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा सवाल तो जिंदगी में कभी नहीं आता है. आई बात समझ में? पक्का. चलिए इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चन है, फटाफट उसको डिस्कस करके यूनिट नंबर 1 की कहानी फिनिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? सॉरी, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं? यस. लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या? नहीं, ऑलरेडी डिस्कस किया. ए सेंड्स एन ऑफर टू बी to sell his second car for 1,40,000 with the condition that B does not reply within a week. A shall treat the offer is accepted. क्या ये ऑफर सही है? ऑफर के अंदर ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए, नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस. सही बात है, तो उसका साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है. नंबर 2, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स. ए कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए to be carried out of railway station without being asked by A, and A allows him to do so.
It is an implied contract. Obligation of a finder of goods to return them to the true owner, quasi contract. A contract with B, the owner of the factory, for supply of 10 tons of sugars, but before the supply is effected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. Void contract. हाँ कि ना, पहले सही था लेकिन अभी फायर हुआ तो उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, void हो गया. Shambhu Dayal started a self-service system in his shop. Srimati Prakash entered the shop, took a basket, and after taking the article of her choice into the basket, reached the cashier for the payment. The cashier refuses to accept the price. Can Shambhu Dayal be compelled to sell the article to Srimati Prakash? The answer is no. Why? Because offer is different from the invitation to offer. DMart वाला example रे. Next, state whether there is any contract. Contract है या नहीं है. A engages B to do certain work and remuneration to be fixed by the C. क्या ये एग्रीमेंट है कि नहीं है? The answer is yes. कंसिडरेशन कोई और फिक्स कर सकता है ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में. कंसिडरेशन कोई और फिक्स कर सकता है, पे कौन करेगा? कोई भी पे कर सकता है भाई, हाँ कि ना. नेक्स्ट, A and B promises to pay for the studies of their maid son. A and B promises to pay studies for their maid son. कॉन्ट्रैक्ट है क्या नहीं है? The answer is no. ये क्या है? सोशल एग्रीमेंट हुआ. A takes a seat in the public bus. अरे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है भाई ये, उसने इम्प्लाइड ऑफर दिया ना. ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोमिसेस टू हेल्प हिज फ्रेंड टू फाइल हिज रिटर्न. अब उसको दो राय हो सकते हैं, देखा गया तो वो सोशल एग्रीमेंट है. एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला तो वो एक क्लाइंट और इसका रिलेशन हुआ, लेकिन फ्रेंड ने बोला कि भैया मैं तुम्हारा रिटर्न भरूंगा, तो अगेन इसको हम लोग क्या मानेंगे? सोशल ऑफर मानेंगे. सही बात है. हाँ, ये ए में थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि ए एंगेजेस बी टू डू सर्टेन वर्क, रेम्यूनरेशन टू बी फिक्स्ड, टू बी पेड एज फिक्स्ड बाय सी. मतलब इसमें दो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हमने देखा कि कंसिडरेशन मस्ट बी फिक्स्ड बाय द प्रोमिसर, और द मैनर इन विच कंसिडरेशन मे बी फिक्स्ड कैन बी फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ना. मतलब जिस मैनर में कंसिडरेशन फिक्स होगा वो मैनर फिक्स कर सकते हैं. तो उन्होंने क्या बोला है? कंसिडरेशन मैं तुमको पे करूंगा, जो कंसिडरेशन कौन फिक्स करेगा? सी. तो बेसिकली ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बिकॉज प्रोमिसर क्या बोल रहा है कि कंसिडरेशन क्या होगा वो सी डिसाइड करेगा. तो कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर पे ही चल रहा है ना, तो इसलिए वो वैलिड हो सकता है. पॉइंट नंबर 1 क्लियर है. नेक्स्ट, मिस शकुंतला पुट्स एन एप्लीकेशन टू बी ए टीचर इन द स्कूल. वेरी गुड. शी वॉज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्ट ऑफ द स्कूल. Her friend who works in the same school informs her about her appointment informally. But later, due to some internal reasons, her appointment was cancelled. Can Mrs. Shakuntala claim for damages? No. Why? Because कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है. उसको इनफॉर्मली किसी ने बताया कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो क्या अपॉइंटमेंट सही है? नहीं. किससे होना चाहिए? स्कूल से शकुंतला को होना चाहिए. तो अगर स्कूल मीनवाइल किसी और को अपॉइंट कर लेता है तो क्या शकुंतला उन पे केस फाइल कर सकती है? नहीं. वाई? बिकॉज स्कूल ने शकुंतला को कभी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं किया है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? अरे पक्का. एमसीक्यू उसको डिस्कस नहीं करते, वो हमारे रेगुलर क्लास में हो चुकी है. यूनिट नंबर 1 क्लियर है? पक्का. चलिए टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. 5 मिनट्स के बाद हम यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करना शुरू कर दे. शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स.
चलिए मेरे जवानों, यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करना शुरू करें। लगता है आज यूनिट 3 कंप्लीट नहीं होगा शायद से, बिकॉज घाई गड़बड़ में भी नहीं कर सकता मैं। जितना हो रहा है उतना करेंगे। टारगेट तो अपना यूनिट नंबर 3 का ही है। हाँ, कल थोड़ा टाइम मिलेगा तो उसमें कर लेंगे हम लोग। सुबह क्लास के टाइमिंग में ही होंगे पेपर। हाँ, 6 बजे के बाद कहाँ रुकोगे आप? हाँ जी, चलिए। सो यूनिट नंबर 2 जो है वो कंसिडरेशन का है, और इसके अंदर कुछ नहीं, बस बेसिकली 3 पॉइंट पढ़ने हैं आपको। पहला पॉइंट है दैट इज क्या बोला आपका, मीनिंग, डेफिनेशन वाला। दूसरा पार्ट है इसेंशियल्स फॉर द वैलिड कंसिडरेशन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का है। और फिर एक आता है जो कंसिडरेशन का वैसे पार्ट नहीं है, जो एडिशनल है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शंस। चलिए पहले इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कंसिडरेशन के। बताएंगे मुझको व्हाट डू मीन बाय कंसिडरेशन? नंबर 1, कम ऑन। कंसिडरेशन क्या बोलो? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका क्या मतलब होता है? हमेशा कंसिडरेशन प्रोमिसरी फिक्स करेगा, कोई और फिक्स नहीं कर सकता है। सही बात है। उसको पे कौन करेगा? प्रोमिसी पे करेगा, या कोई और पर्सन भी पे कर सकता है। मींस कंसिडरेशन को पे प्रोमिसी ने ही करना है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन उसको फिक्स कौन करेगा? प्रोमिसरी करेगा। अब प्रॉमिस ही क्या, कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है। वैसे कंसिडरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। मैंने तुमको पैसे दिए, तुम मेरे ऊपर केस फाइल ना करो। मैंने तुम्हारी गाड़ी ठोकी है, मैं तुम्हारी गाड़ी का रिपेयर वगैरह कर दूंगा, मेरे ऊपर केस फाइल ना करो। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? केस फाइल ना करना कंसिडरेशन है। मतलब कुछ ना करना मेरे लिए कंसिडरेशन है, हाँ कि ना। मैंने तुमको गाड़ी बेची, मुझको 2 लाख रुपए दे दो, कुछ करना मेरे लिए कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकता है। तो promise he has done or abstain from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence is called as a consideration. यहां से क्या क्या बातें सीखी? पहली बात सीखी, consideration must fixed by the promiser। कंसिडरेशन को पे कौन करेगा? प्रोमिस या फिर एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन क्या हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, पास्ट कंसिडरेशन। does or abstains from doing, present consideration। promises to do or abstain from doing, future consideration। सही बात है। तो consideration जो है वो क्या हो सकता है? an act of doing something, या फिर act of not doing something, abstinence from doing something। consideration desire of the promiser पे चलेगा, कोई और भी पे कर सकता है, और वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकता है। दैट इज व्हाट बोलो आपके डेफिनेशन का ये एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद व्हाट आर द लीगल रूल्स? नंबर 1 वही है, दैट इज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब कंसिडरेशन को हमेशा कौन फिक्स करेगा? प्रोमिसर ही फिक्स करेगा। एक केस स्टडी आता है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। उसमें क्या हुआ था? एक कलेक्टर साहब थे, कलेक्टर साहब ने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि तुम हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में एक शॉपिंग मॉल बनवाओ, जिसके अंदर शॉपकीपर्स आएंगे, शॉप्स परचेस करेंगे, और यहां पे लोगों को जो भी डे टू डे लाइफ में चीजें लगती है उनका आसानी से अवेलेबिलिटी हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कलेक्टर साहब के कहने पे वो शॉपिंग मॉल बनवाया। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा मिलना चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा? कलेक्टर साहब, बिकॉज कलेक्टर साहब प्रोमिसर है। ये यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, कुछ शॉपकीपर्स आए शॉप परचेस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मेरे को ये शॉप चाहिए। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो शॉपकीपर्स पे एक कंडीशन इंपोज कर रहा है कि जिसको भी यहां पे शॉप परचेस करनी है उसको उस शॉप में जितना सेल होगा उसका कुछ सर्टन परसेंटेज कमीशन देना होगा, क्योंकि ये शॉपिंग मॉल मैंने आपके लिए बनाया है। अगर मैं शॉपिंग मॉल नहीं बनाता तो आपके पास शॉप नहीं होते। तो कुछ शॉपकीपर्स ने एग्री किया, कुछ समय तक दिया, उसके बाद देना बंद कर दिया कमीशन। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। उनका ये कहना है कि भैया ये जो शॉपिंग मॉल बनाया है वो कलेक्टर साहब के कहने पे बनाया है, कलेक्टर साहब ने जो कंसिडरेशन फिक्स किया है वही आपको मिलेगा। कंसिडरेशन को प्रोमिसी फिक्स नहीं कर सकता। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसी कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। कलेक्टर साहब कौन है? प्रोमिसर। कौन फिक्स कर रहा है यहाँ पे कमीशन वाला कंसिडरेशन? प्रोमिसी। तो प्रोमिसी कभी भी ये कमीशन वाला कंसिडरेशन
इन एक्सचेंज ऑफ बिल्डिंग दैट शॉपिंग मॉल फिक्स नहीं कर सकता। हमेशा कलेक्टर साहब ही उसको फिक्स करेंगे। तो बताएंगे क्या शॉपकीपर्स उस कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन पे करने के लिए लायबल है? द आंसर इज नो। तो हमेशा कंसिडरेशन पे कौन करेगा? बोलो कम ऑन। सॉरी, हमेशा कंसिडरेशन कौन फिक्स करेगा? प्रोमिसर ही फिक्स करेगा। अच्छा, प्रोमिसर फिक्स नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर तरीका फिक्स कर रहा है, मैनर फिक्स कर रहा है जिसके अंदर कंसिडरेशन फिक्स होगा। मतलब मान लो अगर प्रोमिसर ने कहा कि मैं तुमको गाड़ी बेचूंगा, लेकिन गाड़ी का प्राइस मेरा एक मैकेनिक फिक्स करेगा, जो वो मैकेनिक फिक्स करेगा वही तुमको प्राइस देना पड़ेगा। क्या ये मैनर वो फिक्स कर सकता है? मतलब कंसिडरेशन किसी और ने फिक्स किया, लेकिन उसको फिक्स करने का अधिकार मैंने दिया, मैनर मैंने फिक्स किया। तो कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर के कहने पे चलेगा। आई बात समझ में? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। केस स्टडी याद रखना, दुर्गा प्रसाद वसंत बालदो, केस स्टडी का नाम इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, केस स्टडी के नाम को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। प्रैक्टिकल केस बना करके आपको पूछा जा सकता है। सही बात है, सही बात है। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन पे कौन करेगा? इट मे मूव फ्रॉम, क्या बोलो, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। क्या कंसिडरेशन प्रोमिसी दे सकता है? कोई और भी दे सकता है। हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? मेरे और आपके बीच में। क्या मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, आप मुझको फीस देंगे, लेकिन फीस पे कौन कर रहा है? आपके पेरेंट्स। तो कंसिडरेशन पेरेंट्स पे करे कि कोई और पे करे? मेरे को तो मेरा पैसा मिलने से मतलब है, आके ना। तो कंसिडरेशन को प्रोमिसी भी पे कर सकता है या फिर कोई और पर्सन भी पे कर सकता है। केस स्टडी का नाम क्या है? बोलो, चिन्नया वर्सेस रमैया। याद है, एक ओल्ड लेडी है, उसने अपने बेटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या? कि मैं तुमको अपनी सारी प्रॉपर्टी देती हूँ, बदले में तुमने मेरी बहन को, यानी कि तुम्हारी मौसी को, एवरी मंथ कुछ ना कुछ तो पैसा एज अ एन्युटी उसके मेंटेनेंस के लिए पे करना है। अब एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में? माँ और बेटी के बीच में। उसके बाद माँ मर गई तो प्रॉपर्टी किसकी होगी? उस बेटी की होगी। तो बेटी ने कुछ महीने अपने मौसी जी को वो पैसा दिया, कुछ महीने के बाद देना बंद कर दिया, ये कह करके कि मैं तुमको तो महीने में पैसे दे रही हूँ, उसके बदले तुम मुझको कुछ नहीं दे रही हो, तो मैं तुमको पैसा क्यों दूं? आई एम नॉट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम यू। लेकिन आप मुझको बताना, कंसिडरेशन क्या मौसी ने देना है कि उसको ऑलरेडी उसके मम्मी ने दिया हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है पे करने का? मौसी और उस बेटी के बीच में हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जिसके मैं आपको एनओटी पे करूंगी महीने के महीने, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौसी जी बिटिया को पैसा दे रही है या उसके बदले उसकी बहन ने पैसा दे दिया है? समझे नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? तो ओल्ड लेनी दिया कंसिडरेशन क्या मौसी और उसके बेटे के बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड माना जाएगा? यस, चिन्नया वर्सेस रामैया। इंपॉर्टेंट बात करना, केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपका ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े बच्चों। क्या कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड हो सकता है? एग्जीक्यूटरी यानी कि मैंने अगर पे किया तो हो गया, एग्जीक्यूटरी मतलब मैं आगे पे करूंगा, एग्जीक्यूटरी है, खत्म। नेक्स्ट वन, क्या कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है? पास्ट का मतलब क्या होता है? मैंने पास्ट में एडवांस दिया था, उसके बदले आज गुड्स ले रहा हूं। व्हाट इज प्रेजेंट? आज पैसे दे रहा हूं, आज गुड्स ले रहा हूं। व्हाट इज फ्यूचर? अब लेके जाऊंगा पैसे, फ्यूचर में दूंगा। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नॉट दैट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना बहुत जरूरी है? कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्विड प्रो क्यों, बाकी ना क्या बोला है? क्विड प्रो क्यो, ये लैटिन टर्म है, बताएंगे व्हाट डू मीन बाय दिस? वेरी गुड। इसका मतलब क्या होता है? कम ऑन, समथिंग इन रिटर्न। तो समथिंग का मतलब क्या होता है? समथिंग मतलब कुछ तो होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो तुम डिसाइड कर लो। कंसिडरेशन को फिक्स कितना करना है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डिसाइड कर लेंगे। एक्ट बोलता है कंसिडरेशन बस होना चाहिए। जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल मान लो मैंने कुछ 50-60 हजार में खरीदी किया है, मैं ये मोबाइल आपको बेचना चाहता हूँ। व्हाट्स योर नेम बेटा? राजवीर, राज, राज को मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूँ। राज, मैं तुमको ये मोबाइल 1 रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदी करोगे? सही है, यस क्या? यस, लेकिन कितना खुश होगा बताओ? 1 रुपए में मोबाइल, खुश हो गया, यस यस। बोले 2 रुपए ले लो सर। अच्छा बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? ए साला, 50-60 हजार का मोबाइल मैं तुमको 1 रुपए में दे रहा हूँ, वैलिड कैसे हो सकता है? अच्छा, ये मोबाइल मैं तुमको 1 करोड़ में बेचना चाहता हूँ, क्यों? 1 रुपए में होगा तो लेगा, 1 करोड़ का तो नहीं लेगा है? 1 रुपए में बेच, अरे मेरी मर्जी ना भाई,
ये मेरा मोबाइल है, मैं डिसाइड करूंगा कितने में बेचना है कितने में नहीं बेचना है। 1 रुपए में बेच रहा हूं, कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन का होना जरूरी है। हाँ कि ना? हाँ, अगर मान लो ये मोबाइल मैं उसको फोकट में दे रहा हूं, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है फिर मेरे को मत पूछो क्या करने का बाद में। हाँ कि ना? मतलब गिफ्ट वाली चीजें यहां से कवर नहीं होती, उसके लिए अलग गिफ्ट एक्ट बना हुआ है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हमारे एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाना है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन का होना जरूरी है। तो कंसिडरेशन क्या बोलो? नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। अगेन इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, एक सवाल मैं आपके सामने, एक सिचुएशन में आपके सामने रखता हूं, बताना। आज मान लो एक एडवोकेट है, एडवोकेट ने अपने क्लाइंट के लिए एक केस एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि केस लड़ने का मेरा फीस है 20,000। कितना? अगर मैं केस जीत गया तो मेरे को एडिशनल 20,000 देने का, या फिर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं केस जीत गया तो तुमने मुझको और 10,000 रुपए देने हैं। बताएंगे क्या ये सही है कि गलत है? क्यों गलत है भाई? ऑफर और वो कंडीशन खुद लगाएगा। अच्छा, केस हारा तो कितना देगा? केस हारा तो कितना देगा? 50,000? 20,000? और केस जीता तो? ए, बोला ना इधर। कोई भी वकील केस हारने के लिए वो केस नहीं लेता है, रियलिटी में होता है, लेकिन कोई भी वकील केस हारने के लिए केस नहीं लेता है। उसकी वो लीगल ड्यूटी है टू परफॉर्म फॉर दी क्लाइंट। हाँ, रेगुलर मैनर में केस लड़ने के बाद हारेगा जीतेगा वो अलग कहानी है। लेकिन अगर मान लो तुम केस जीतने का जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है ये करने का, उसके लिए अगर ज्यादा कंसिडरेशन क्लेम कर रहे हो तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, वो कंसिडरेशन कंसिडरेशन नहीं है। तो परफॉर्मेंस ऑफ वन व्हाट इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसिडरेशन, उसके लिए कंसिडरेशन क्लेम नहीं हो सकता। सही बात है। बताएंगे कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी होगा क्या? मैं तुमको 10,000 देता हूं, मेरे को ट्रेजर ढूंढ के देना मैजिक से। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन मॉरल होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। बस इतना ही इसके अंदर। बताएंगे क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? हाँ, अब कंसिडरेशन के अंदर बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट इज क्या बोला आपका? तो रूल निकल करके आता है बच्चों, दैट इज, जोर से बोलो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अभी मैंने बोला ना, अगर मैं फोकट में उसको मोबाइल दे रहा हूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न नहीं होते। इसके लिए आपको क्या करना होगा? कोई और एक्ट फॉलो करना होगा अगर इस चीज को इन्फोर्स करना है तो। हाँ कि ना? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस है? मीन्स व्हाट? मीन्स व्हाट? कि ऐसे कुछ एग्रीमेंट इस दुनिया में है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है, वैलिड है। उसके अंदर पहला कौन सा आता है? बोलो कम ऑन। कॉन्ट्रैक्ट्स मेड क्या बोलो? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। हाँ कि ना? उसमें कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है बोलो? पहला तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए वो आउट ऑफ क्या बनना चाहिए? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। वो राइटिंग में होना जरूरी है और फिर उसको क्या करेंगे? रजिस्टर्ड। इसमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। मतलब मान लो मैंने आपसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आकर के आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको मेरा घर देना चाहता हूं बिना कंसिडरेशन का, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? यस। कंडीशन लगा करके देखेंगे क्या आप और मेरे बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है? द आंसर इज यस। क्या नहीं है क्या? है ना? तो पहली कंडीशन क्या निकल करके आएगी? जोर से, अभी कैमरा में, हाँ सॉरी। देयर मस्ट बी क्या बोलो? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी नेचुरल। हाँ ये, हाँ अभी कुछ और मत निकालो, बस इतना काफी है। देयर मस्ट बी, ए भाई ठाकुर हो गया क्या? इसका नेचुरल ऐसा है, नेचुरल
देयर मस्ट बी, सब लोग करेंगे, कम ऑन, देयर मस्ट बी, एग्जाम में सवाल आया तो ऐसा करके घूमने का उधर, देयर मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सही बात है। नंबर 2, हमारे बीच में क्या होना चाहिए, एक नियर, नियर मतलब एकदम क्लोज वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, ब्लड रिलेशन हो सकता है या फिर कोई और भी रिलेशन हो सकता है, कोई और रिलेशन आप समझ लो। तो देयर मस्ट बी क्या बोलो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, एक नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो 4 कंडीशन एग्जाम में सवाल आता है इसके ऊपर, 4 कंडीशन इसी तरीके से याद करेंगे, लिखना जरूरी है। ये फालतू की बातें हम एग्जामिनेशन में याद करने के लिए करने वाले कर रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लासरूम में मजा हंसी मजाक करने के लिए नहीं हो रहा है, तो दैट इज आउट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। लेकिन अपना मेन मकसद क्या है, एग्जामिनेशन में याद होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, there must be natural love and affection, parties must stand in a relationship, it must be in a writing and it must be stamped। 4 कंडीशन याद हो जाएंगे। यस, अगर इसमें से एक भी कंडीशन नहीं है तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बिकॉज उसमें अंदर कंसिडरेशन ही नहीं है। नेक्स्ट वन क्या आएगा, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तो व्हाट इज पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, अगर किसी ने किसी के लिए पास्ट में वॉलेंटरीली कुछ काम किया है जब उनके बीच में एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, जैसे मतलब मैंने आपके लिए आज वॉलेंटरीली मेरी इच्छा से कुछ किया, हमारे बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बाद में आपको लगा अरे यार सर ने हमारे लिए इतना कुछ किया, सर को पैसा देना बनता है, तो आप फ्यूचर में जाकर के मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सर आपने हमारे लिए वो काम किया था, उसके बदले हम कुछ कुछ देना चाहते सर, नहीं लेना पड़ेगा सर। जैसे अभी ये फास्टैग बैच में आपको फोकट दे रहा हूं, हाँ कि ना, मेरा इच्छा है इसलिए दे रहा हूं ना, क्या आपने मुझको बोला सर फास्टैग बैच दे दो, नहीं, लेकिन मैं दे रहा हूं आपको, हाँ कि मेरी इच्छा से दे रहा हूं, मेरा स्वार्थ है उसके अंदर, हाँ आप अच्छे नंबर से पास हो जाइए, मेरा स्वार्थ है ना, तो मैंने वॉलंटरी दिया ना आपको। तो मान लो तुम सीए बनने के बाद या फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के बाद तुमको लगा अरे अरे हम सर को हमने रेगुलर बैच का फीस दे दिया है, लेकिन फास्ट ट्रैक बैच का फीस दिया ही नहीं हमने सर को, सर ने तो फोकट हमारे लिए काम कर लिया, सर एक 2 लाख रुपए रख दो, 2 लाख रुपए पर स्टूडेंट, फास्ट ट्रैक बैच का फीस रखो सर, मैं बोला नहीं कैसा लगे, अरे नहीं रखो, अरे कैसा, अरे नहीं रखो सर रखो, तो बोला हाँ चल दे अभी। तो बताओ आज हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या कि मैं आपका फास्ट ट्रैक बैच कंडक्ट करूंगा और आप मुझको फीस देंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में आप मुझको दे रहे हो ना पैसा, सर आपने वो सर, अरे लियो लियो, बोले ठीक है अभी दियो, लेकिन मैं भी लॉ का टीचर हूं, मैंने बोला अगर आज हाँ बोल रहे कल जाके ना बोल दिए, तो मैंने बोला एक काम करो, उसको है ना तुम बनाओगे, लेकिन कैसे बनाओगे, राइटिंग में बनाओगे, तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा राइटिंग में बनेगा। उसके क्या क्या सिचुएशंस है जहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, पहले सर्विसेज रेंडर्ड वॉलंटरी, मतलब मैंने आपको फास्ट ट्रैक बैच वॉलंटरली दिया, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं दिया, अगर आज कॉन्ट्रैक्ट बनता है और फीस बाद में देते हो तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो कंसिडरेशन काहे का भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में हो रहा है। तो आज मैंने आपको क्या दिया, सर्विस दिया, फिर सर्विस मैंने किसको दिया, प्रॉमिसर को दिया, प्रॉमिसर उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। आज मान लो यहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कि इस बैच में आया ही नहीं, फास्ट ट्रैक बैच में, वो मेरे को फीस क्यों पे करेगा, तो प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द सर्विसेज वाज रेंडर्ड। नेक्स्ट वन, और आज आप हमको क्या कर रहे हो, कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटियर सर्विस, ये फास्ट ट्रैक बैच का एग्जांपल है, आप याद रखिएगा, ओके, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के 4 कंडीशंस, पास्ट वॉलंटियर सर्विस के कम ऑन कितने बोलो, 4 कंडीशंस। नेक्स्ट वन, प्रॉमिस टू पे फॉर टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड डेट क्या होता है बच्चों, समझते हैं व्हाट इज टाइम बार्ड डेट, शांति से चलो। आज मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है ए, उसने बी को गुड्स बेच दिए, ए सोल्ड द गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट वर्थ ₹2 लाख, उसने मान लो 2 महीने के क्रेडिट पे दिया, 2 मंथ्स का क्रेडिट, ठीक है, मान लो आज तारीख क्या है, 1 जनवरी 25, इस दिन पे उसने बेचा, अब रिकवरी कब होएगा, 2 महीने के बाद, यानी कि 1 मार्च 25, दिस इज द ड्यू डेट, हाँ कि ना। अब इस दिन के बाद वो पैसा रिकवर कर सकता है, उसके पहले कर सकता है क्या, 1 मार्च के पहले रिकवर कर सकता है क्या, नहीं, 1 मार्च के बाद ही करेगा। नाउ सपोज
आफ्टर 3 years 26, 27, 28 और से 30th of June 28 26, 27, 28 इस दिन पे एक को याद आया, अरे वो 1 मार्च को मैंने उसको बिल पैसा लेना था, वो अब तक तो लिया ही नहीं है। उसने फोन घुमाया बी को, अरे बी सुनना, तो मैंने तेरे को ना 2 लाख के गुड्स बेचे थे, कब? 1 जनवरी को, उसका ड्यू डेट 1 मार्च को था, 25 को, तो तुमने अब तक पैसा नहीं दिया, वो पैसा ट्रांसफर करो। बी बोला नालायक, मैं मोहित सर के लेक्चर में बैठा है, मेरे को लिमिटेशन एक्ट पता है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर अगर कोई डेट ड्यू होने के बाद 3 साल तक रिकवर नहीं करेंगे तो वो टाइम बार्ड हो जाता है। डेट ट्रांजैक्शन जिस दिन पे हुआ उस दिन से नहीं, जिस दिन पे ड्यू होएगा वहां से गिनना 3 साल। तो ट्रांजैक्शन की अमाउंट जब से ड्यू है वहां से 3 साल तक रिकवरी नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा? टाइम बार्ड। तो ए रो रहा है, मेरा 2 लाख रुपया, मेरा 2 लाख रुपया। भी बोला रो मत, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि किसी का फोकट पैसा लो, मैं तेरे को पैसा देने के लिए रेडी हूं। लेकिन आप बताएंगे मुझको 3 साल के बाद ऐसा माना जाएगा कि ये डेट कभी हुआ ही नहीं था? टाइम बार्ड हुआ मतलब वो डेट एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। लेकिन बी आज ए को 2 लाख पे करने के लिए रेडी है, किस बात की? उस बात के जो बात आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे इंसान मरने के बाद उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं, उसका नाम रख के क्या करोगे? वैसे आज उस कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हो जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस में नहीं, लीगली वो कॉन्ट्रैक्ट डिबार्ड हो चुका है। मतलब आज आप इस चीज के पैसे दे रहे हो जिसके बदले तुमको कुछ मिला ही नहीं है। तो बी ए को 2 लाख पे कर रहा है, लेकिन ए से बी को आज क्या मिल रहा है? 2 लाख के बदले कुछ नहीं मिल रहा है। सर था ना वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो है ही नहीं ना कॉन्ट्रैक्ट, आज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी देना चाहिए ना, क्या लगता है तुमको? क्या देना चाहिए ना? देना चाहिए ना। ए बोला थैंक यू, लेकिन एक काम करते भैया, उसको पहले राइटिंग में करेंगे, बाद में मना कर दिया तो डेट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? और तीसरा वो क्या होना चाहिए? साइंड होना चाहिए। 3 कंडीशंस, साइन बाय बोथ द पार्टीज। क्लियर मेरी बात? तो पहला कौन सा था बोलो? दैट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, 4 कंडीशन। प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटियर सर्विसेज, 4 कंडीशंस। प्रॉमिस टू पे द टाइम बार डेट, कितने कंडीशन? 3 कंडीशंस। याद हो जाएंगे? नेक्स्ट, एजेंसी। बताएंगे क्या आज एजेंसी में कंसिडरेशन की गरज है? आज मान लो मेरा एक बिजनेस है, उस बिजनेस के मान लो मैं कपड़े बेचता हूँ, कपड़े बेचने के लिए मैंने अपने किसी स्टूडेंट को अपॉइंट कर लिया, भैया तो अपने एरिया में ये कपड़े बेच, मैं तेरे को कमिशन देता हूँ। सर स्टूडेंट बोला झालं काय सर, एवढंच का? हाँ एवढंच का रिस्पेक्ट आमच्या मनात तुमच्याबद्दल, 1 रुपए का एज कंसिडरेशन नहीं लेंगे। लेकिन अगर मान लो उसने उस एजेंसी को परफॉर्म करते समय मेरा कोई नुकसान करवा दिया, तो क्या वो नुकसान उससे रिकवर कर सकता हूं? आंसर इज यस, बिकॉज भले ही उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है लेकिन एजेंसी वैलिड माना जाएगा, और एजेंसी वैलिड है तो एजेंट ने प्रिंसिपल का नुकसान करने का नहीं, करेगा तो प्रिंसिपल उससे रिकवर करेगा। आप कहोगे सर एक तो कंसिडरेशन पे नहीं करते, ऊपर से लॉस भी रिकवर करते। जी हाँ, बिकॉज बिना कंसिडरेशन का एजेंसी वैलिड है। वैलिड मतलब दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन आएगा। तो एजेंसी में कंसिडरेशन की गरज नहीं है, रखने के लिए आप कंसिडरेशन रख सकते हो, नहीं भी रखोगे फिर भी वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका, क्या बोलो? कंप्लीटेड गिफ्ट। आज अगर किसी ने किसी को गिफ्ट दिया है, वो भी कंप्लीटेड गिफ्ट है, तो उसके लिए भी कंसिडरेशन की गरज नहीं है। फिर आएगा आपका, क्या बोलो? बेलमेंट। व्हाट इज बेलमेंट? बेलमेन में 2 प्रकार होते हैं, एक ग्रेटिट्यूअस और एक नॉन ग्रेटिट्यूअस। व्हाट इज ग्रेटिट्यूअस? जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है। व्हाट इज नॉन ग्रेटिट्यूअस? जिसके अंदर पैसा है। ज्वेलरी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। आज मान लो आपके पास कोई ज्वेलरी है, उस ज्वेलरी को आप क्या कर रहे हो? पॉलिशिंग पर्पस के लिए किसी को दे रहे हो, सुनार को दे रहे हो। सुनार क्या बोलेगा? अरे आप हमारे रेगुलर के ग्राहक हो, तो हम आपसे ज्वेलरी पॉलिशिंग के पैसे नहीं लेंगे। तो आपने जो ज्वेलरी उसको दिया है पॉलिशिंग के लिए, उसको बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस, अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस गुड्स शैल बी रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल ओनर। पढ़ेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, बेलमेंट में। तो आपने ज्वेलरी दिया पॉलिशिंग पर्पस के लिए, पॉलिश होकर के ज्वेलरी क्या होनी चाहिए? वापस आनी चाहिए, उसको बोलते हैं बेलमेंट। अब इसमें पैसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज्वेलर बोला कि काय पैसे, आपके पैसे, छोटे काम के लिए पैसे नहीं लेता हूं। आपने मान लो अपनी गाड़ी रिपेयर के लिए मिस्त्री को दे दी, छोटे मोटे रिपेयर होंगे, रिपेयर करके गाड़ी वापस देना है आपको। अब छोटे मोटे काम के मिस्त्री पैसे नहीं ले रहा है, लेकिन अगर वो रिपेयर करने के टाइम पे आपकी गाड़ी खराब कर दी तो
ज्वेलरी पॉलिश करने के टाइम पे ज्वेलरी खराब कर दी तो क्या आप केस फाइल कर सकते हो? यस। तो बेलमेंट के अंदर अगर आपका ग्रेटिटुअस बेलमेंट है, कौन सा बेलमेंट? व्हाट इज ग्रेटिटुअस? जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, ग्रेटिटुअसली किया है, पैसा नहीं है, तो उस बेलमेंट को हम वैलिड मानते हैं। सही बात है। नेक्स्ट आएगा आपका, क्या बोलो, चैरिटी। आज मान लो मैंने किसी सिद्धि विनायक गणपति ट्रस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुमको चैरिटी में 10 करोड़ रुपए दूंगा और नहीं दूंगा तो क्या वो मेरे पर केस फाइल कर सकते हैं? यस सर, 10 करोड़ आप पे करो, आपके बदले में उसको आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सर बापा का आशीर्वाद, बापा क्या पैसा लेके आशीर्वाद देते हैं? लाइक ये मैंने चैरिटी किया किसके साथ? ट्रस्ट के साथ। 10 करोड़ का तुमको चेक दूंगा, लेकिन अगर मान लो मैंने नहीं दिया तो वो ट्रस्ट वाले मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। ये आपका क्या बोलो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस। सही बात है। पहला कौन सा आएगा बोलो, कम ऑन, लिखता हूं यहां पे, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस। वेट 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 वेट, इसमें होलसेल रिटेल दोनों में सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा आएगा बोलो आपका, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आउट ऑफ, जोर से बोलो भाई, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसके अंदर कितने कंडीशन है? 4 कंडीशन। नंबर 2, प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। इसके अंदर कितने कंडीशन है? 4। नंबर 3, प्रॉमिस टू पे फॉर टाइम बार डेट। उसके अंदर कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन है। वेरी गुड। फोर्थ वन क्या आएगा आपका, जोर से बोलो, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। 5वां आएगा आपका कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट। 6th वन आएगा आपका, जोर से बोलो, बेलमेंट एंड चैरिटी। और कुछ, कुल मिला के 7 एक्सेप्शन। होलसेल रिटेल दोनों में इंपॉर्टेंट है। अगर रिटेल में सवाल आएंगे तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन इंपॉर्टेंट मार्क करना, प्रॉमिस टू पे टाइम बार पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, टाइम बार डेट, इतना काफी। इतना आप रिटेल में इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, इसके ऊपर सवाल बनने के चांसेस है रिटेल में। दैट इज प्रैक्टिकल केस बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। अरे हो गया क्या? नाउ विद दिस वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 2, दैट इज sued by the थर्ड पार्टी। एक बात बताओ मुझको, क्या कंसिडरेशन के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है? अरे कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिस और इन अदर पर्सन ना, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, केस कौन फाइल करेगा? बी। बी का एक भाई है सी, वकील है, क्या वो केस फाइल करे? नहीं कर सकता। क्यों? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पे ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ही स्यू कर सकती है। हाँ, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन सी पे कर सकता है क्या? तो देयर कैन बी थर्ड पार्टी टू कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है। इसको बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलो, क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं प्रीविटी। प्रीविटी क्या बोलता है कि देयर कैन बी थर्ड पार्टी फॉर कंसिडरेशन बट दैट कैन नॉट बी थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझे? अरे पक्का। नेक्स्ट, लेकिन उसके एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि इवन इन दिस केसेस स्ट्रेंजर, व्हाट इज स्ट्रेंजर? थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पे केस फाइल कर सकते हैं। इसका एक सिंपल लॉजिक आप याद रखो, सिंपल लॉजिक। एक्सेप्शन क्या है? हर एक एक्सेप्शन में आपको एक सिमिलर पॉइंट दिखेगा। अगर मान लो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अलग है और उसके बेनिफिशियरीज अलग है, तो बेनिफिशियरीज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पे उनके नुकसान होने पे केस फाइल कर सकते हैं। यही लॉजिक है इसके पीछे। अदरवाइज थर्ड पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पे केस फाइल नहीं करेंगे। एग्जांपल देखो, इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, याद है मैंने आपको रतन टाटा जी का एग्जांपल बोला हुआ था? एक बार रिक्रिएट करते एग्जांपल को। यहां पे मान लो मुकेश भाई जी ने रतन टाटा जी के नाम पे रिलायंस के 1 करोड़ शेयर ट्रांसफर किए, ये बोल करके कि जब मेरा बेटा, मेरा पोता जब 18 साल का हो जाएगा, उनका जो भी ग्रैंडसन है वो जब 18 साल का हो जाएगा, आप ये शेयर्स उनके नाम पे ट्रांसफर करिए। तो रतन टाटा आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1 करोड़ शेयर जो मुकेश भाई के हैं वो अपने पास एज अ ट्रस्ट करके रख रहे हैं।
अंडर ट्रस्टी रख रहे हैं, तो रतन टाटा इज अ ट्रस्टी फॉर दिस शेयर्स फॉर दिस ग्रैंडसन। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? अगर 18 साल होने के बाद रतन टाटा ग्रैंडसन को, किसके, मुकेश भाई के, शेयर ट्रांसफर नहीं करेगा, तो क्या ग्रैंडसन रतन टाटा जी पे केस फाइल कर सकता है? इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। आई बात समझ में? क्योंकि ग्रैंडसन क्या है? बेनिफिशियरी। बात समझे? इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। नंबर 2 क्या बोलो? इन केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट। तो जब भी मान लो फैमिली सेटलमेंट हो रही है, इन दैट केस जो भी बेनिफिशियरी है वो क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। देखिए यहाँ पे टू ब्रदर्स एक्स एंड वाई एग्रीड टू पे अलाउंस ऑफ 20,000 टू मदर ऑन दी पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ले लिया और उन्हें सोचा कि हर कोई पर्सन, हर कोई बंदा अपनी मम्मी को 20-20 हजार रुपए देगा। बट उन्होंने बाद में क्या किया? वो पैसा नहीं दिया। तो मम्मी कौन है उस कॉन्ट्रैक्ट की? बेनिफिशियरी। कॉन्ट्रैक्ट इसमें उसमें है दो भाइयों के बीच में। क्या मम्मी इन पे केस फाइल कर सकती है? यस। बेनिफिशियरी केस फाइल कर सकता है। अगर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो बताएंगे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जो बेनिफिशियरी है क्या वो केस फाइल कर सकता है? यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि मिस्टर एक्स की वाइफ मिस्टर एक्स से बड़ी परेशान है बिकॉज उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो मिस्टर एक्स ने बीवी के बीवी के पापा से, मतलब क्या, अपने ससुर जी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी बेटी को सही सही रखूंगा, नहीं रखूंगा तो उसको इतना इतना पैसा मैं एज अ एनुअटी मेंटेनेंस दूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? ससुर जी और दामाद जी के बीच में। बेनिफिशियरी कौन है? अगर वापस से अगर वो अपनी बीवी को सही ट्रीट नहीं करेगा तो क्या बीवी केस फाइल कर सकती है? क्योंकि वो, लेकिन वो थर्ड पार्टी है, लेकिन वो बेनिफिशियरी है। हाँ कि ना? नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आज मान लो किसी एक पर्सन ने अपने पास आने वाले पैसों को किसी और के नाम पे असाइन कर दिया। मींस व्हाट? ए ने पैसे पे करने थे बी को, हाँ कि ना? तो बी ने क्या करा? अपना ये अधिकार क्या कर दिया? सी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में, पे करने का। अब असाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? बी और सी के बीच में हुआ है। ए उसके लिए थर्ड पार्टी है। क्या ये पर्सन इस पे केस फाइल कर सकता है फॉर नॉन रिकवरी? हाँ कि ना? उसको बोलते हैं क्या? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो असाइनमेंट में थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट वन, एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल। ओके, व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट? एल ने 20,000 एम को दिए ये बोल करके कि जाओ जाके एन को दे दो। एम ने एन को कहा कि मेरे पास तुम्हारे कुछ पैसे पड़े हुए हैं। बेसिकली देने किसने किसको थे? एल ने एन को देने थे। एम कहां से आ गया भाई इसके बीच में? क्योंकि एम के पास पैसे रखने के लिए दिए हुए हैं, हाँ कि ना? अगर मान लो एम ने रिफ्यूज किया टू पे मनी, क्या एन एम से वो पैसे रिकवर कर सकता है? हाँ कि ना? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? एल और एम के बीच में, कि मैं तुम्हारे पास पैसे रखता हूं, जाके एन को देना। एन उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? बेनिफिशियरी है, थर्ड पार्टी है। तो एन एम से पैसे रिकवर कर सकता है इंस्टेड ऑफ एल। सही बात है। उसके बाद आएगा कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। अगर मान लो किसी लैंड के ऊपर कोई कंडीशन अटैच्ड है तो वो कंडीशन आगे सक्सेसर्स पे भी एप्लीकेबल है। एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो एक पीस ऑफ लैंड है, इस लैंड के ऊपर एक कंडीशन है कि ये लैंड हमेशा किसके पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ये लैंड मान लो ए की है, ए ने लैंड बी को बेची, तो क्या ये कंडीशन बी पे अप्लाई हो गई? बी ने लैंड सी को बेची, तो क्या सी के ऊपर भी ये कंडीशन अप्लाई हुई? सी ने उसको बेचा डी को। अब डी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन द प्रॉपर्टी ओवर दिस लैंड, कैन ए फाइल केस ऑन बी? कैन ए फाइल केस ऑन डी? आंसर इज यस। आई बात समझ में? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? सी और डी के बीच में। ए कौन है उसके लिए? थर्ड पार्टी। लेकिन ये कंडीशन लैंड के साथ रनिंग कंडीशन है, तो रनिंग कंडीशन के लिए प्रायर पार्टीज भी केस फाइल कर सकती है। जेपल का, अरे पक्का। एंड लास्ट वन आएगा कॉन्ट्रैक्ट एजेंट एंटर्ड थ्रू एजेंट। बेसिकली होता क्या है, मान लो यहाँ पे मैं हूं, मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया, भैया तू मेरे लिए मेरी कार बेच, किसी थर्ड पार्टी को। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन एंटर कर रहा है? एजेंट और थर्ड पार्टी। लेकिन एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में एंटर होता है? मेरे और इसके बीच में। अगर मान लो ये मेरे को पैसा नहीं देगा तो क्या मैं इसके ऊपर केस फाइल कर सकता हूं? मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए थर्ड पार्टी हूं इन अ वे। क्या मेरा एजेंट भी केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस। तो जब एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट एंटर होते हैं तो उसके लिए थर्ड पार्टी यानी कि एजेंट या प्रिंसिपल दोनों भी थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। इसके लिए कोई मेमोरी टेक्निक याद किया था हमने? हाँ कि ना? यस। क्या मेमोरी टेक्निक था? बोलो, जोर से बोलो। माउस ऑलवेज, जोर से बोलो, ऑलवेज फाइंड्स चीज।
sorry, the mouse always finds the mouse. The mouse always finds cheese. इतना ही है. द माउस ऑल इतना ही लिखा मैंने. वेरी गुड. चलो बताओ द का मतलब क्या है. द का मतलब बताए ट्रस्ट. एम से क्या आएगा. जोर से बोलो. मैरिज. ए से क्या आएगा. एक्नॉलेजमेंट. एफ से क्या आएगा. सॉरी ए से दो है क्या. तीन है. अच्छा. एक्नॉलेजमेंट और असाइनमेंट और एजेंट. वेरी गुड. एफ से क्या आएगा. जोर से बोलो. फैमिली. और सी से क्या आएगा. कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड. ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस निमोनिक को याद करके आप प्रॉपर्ली नोट डाउन करके रखो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन. बिकॉज होलसेल और रिटेल दोनों सवाल इसके ऊपर बन सकते हैं और ऑलरेडी बने हुए भी है. ठीक है मेरी बात. यहाँ पे खत्म हो आपका यूनिट नंबर 2. फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते और फिर रुक जाएंगे. तो यूनिट नंबर 3 होने से रहा. एक काम करते, कल मिलेंगे तो पहले 1 घंटे में यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे. चलेगा. यस. पहला क्वेश्चन. टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट. कमेंट. क्या कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है. द आंसर इज नो. व्हाई. बिकॉज इसेंशियल में क्या लिखा है. देयर मस्ट बी कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न. क्विड प्रो क्यो सब लिखो. क्विड प्रो क्यो लिखो. समथिंग इन रिटर्न लिखो. कंसिडरेशन होना जरूरी है वगैरह वगैरह लिखो. लेकिन कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है ये भी लिखो. और फिर उसके नीचे एक एग्जांपल लिख दो. ऐसा ऐसा करके कार बेच रहा है 1 रुपए में, 10 रुपए में, 1 लाख में, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. हाँ कि ना. दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस. नेक्स्ट. Mr. Sohanlal sold 10 acres of his agriculture land to Mr. Mohanlal on 25th of September 25. The property papers mention a condition amongst the other detail that whosoever purchases the land is free to use 9 acres of land as per his choice, but remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chotelal, the son of the sailor, for carrying out the farming और अदर एक्टिविटीज ऑफ हिज चॉइस. मतलब सोहनलाल के पास 10 एकड़ का लैंड था. उसने उसको मोहनलाल को बेचा. कंडीशन डाला कि 9 एकड़ तू अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा, 1 एकड़ मेरे बेटे छोटे लाल को देगा. अब ये कंडीशन क्या है. हर एक पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है. 12 अक्टूबर को सोहनलाल मर गया. सोहनलाल मतलब जो उसने प्रॉपर्टी बेचा वो मर गया. उसके पीछे उसका बेटा, उसकी वाइफ जो है वो है. On 25th October, purchaser started construction the auditorium. Purchaser मतलब कौन. मोहनलाल. उस पूरे 10 एकड़ पे ऑडिटोरियम बनाना शुरू कर दिया. आप मुझको बताएंगे उसका बेटा क्या उस 1 एकड़ के लैंड के लिए केस फाइल कर सकता है. यस. क्या लिखोगे इसके अंदर. कौन से प्रोविजन के हिसाब से लिखोगे. कोवेनेंट. कान के नीचे कंटा बजेगा. क्या आएगा. कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. मेरे को पता था पक्का नालायक गलती करेंगे. लैंड बोला तो कोवेनेंट रनिंग विद लैंड लिखेंगे. यहां पे जो उनका बेटा है दैट इज कौन बोलो. छोटे लाल. उसको 1 एकड़ का लैंड देना है. इसके बदले क्या मोहनलाल के कॉन्ट्रैक्ट में ही ये कंडीशन लगा के रखा हुआ था. तो क्या छोटे लाल ने मोहनलाल को कुछ कंसिडरेशन पे करना है. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. हाँ कि ना. तो मोहनलाल को 10 एकड़ का लैंड सोहनलाल से ऑलरेडी मिल चुका है. दैट इज द कंसिडरेशन फॉर मोहनलाल. मोहनलाल को छोटे लाल से कुछ मिलने वाला नहीं है. आई बात समझ में. चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस स्टडी यहाँ पे आप लिख सकते हो. सही बात है. चलिए इन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस हुए. तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में कोई दिक्कत. पक्का. इस यूनिट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है. नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, उसके एक्सेप्शंस, privity of the contract that is third party can file case on the each other and उसके exceptions. ये आप होलसेल के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो. एनी डाउट. यूनिट नंबर 1 और 2 में कोई डाउट. कल जब मिलेंगे तो यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे. सही बात है. उसके बाद फिर टेस्ट लेंगे हम लोग. कोई डाउट है तो पूछो. यूनिट 1 एंड 2 के ऊपर अभी पूछ लो. पूछो भाई. कोई डाउट नहीं है. पक्का. फिर रुक जाए हम लोग. चलिए. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन. कल मिलते हैं विद द रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 3. 1 घंटा लगेगा लगभग यूनिट नंबर 3 को रिवाइज करने के लिए. ओके.